हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है इससे मैं आपको नोट्स ही बना के आपको भेज दूंगा, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। एक ही क्वेश्चन है वैसे तो, आपको बस समझाने के लिए ये है, तो इसके लिए मैंने आपको बुक से समझा रहा हूँ। बाद में मैं आपको नोट्स भी भेज दूँगा, कल ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमने किस बिहाफ पे अपनी कैपिटल को बनाया है, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है। अब कैपिटल में आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि अपना पैसा, एक बाहर से लिया हुआ पैसा। जो अपना पैसा होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी हम बोलते हैं। और बाहर से लिया हुआ पैसा उसको बोलते हैं डेट्स। डेट्स में डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, लोन्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही। तो अब एक किसी फर्म को, किसी भी कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कैपिटल स्ट्रक्चर किस वे में बने, मतलब कि अपना पैसा कितना हो, बाहर का पैसा कितना हो। मतलब कि अगर किसी फर्म को 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो 10 करोड़ अगर वो खुद का पैसा लगाएगी तो भी नुकसान हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान हर एक चीज़ के होते हैं। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ के दुनिया में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो क्या रेशियो रखेगी कि डेट कितना ले और इक्विटी कितना ले। अगर 10 करोड़ का उसने लोन ले लिया, 10 करोड़ की उसे ज़रूरत थी, अगर उसका बिजनेस में लॉस हो गया तो डेट पे तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ना है कि अगर चाहे उसका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लॉस में वो कहाँ से पे करेगा। अगर इक्विटी पे मतलब इक्विटी पे अगर पेमेंट मतलब कि बिज़नेस करता है तो उस केस में उसे, अगर उसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है तो कर नहीं सकता है, तो उसे लोन भी लेना पड़ेगा, इक्विटी भी लगानी पड़ेगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, वो किस रेशो में, किस वे में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कितना पैसा जो है डेट्स में लिया जाएगा और कितना पैसा इक्विटी में लिया जाएगा। डेट्स हम सारा नहीं ले सकते क्योंकि डेट जो होता है रिस्की होता है, क्योंकि पेमेंट इसकी रेगुलर इंटरवल्स पे रहती है कि चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कंपनी में बिजनेस चल भी ना रहा हो, लेकिन आपको ये डेट का जो इंटरेस्ट होता है पे करना ही पड़ेगा। चाहे आपको कुछ भी मजबूरी हो तो वो भी कुछ भी हो, पे करना ही पड़ेगा। और अगर आप डेट्स का पेमेंट नहीं पे कर पाते हैं तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो। लेकिन इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो सेफ सिक्योरिटीज़ होती हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी को ऐसे बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पे करना ही करना है। लॉस के केस में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इनको डिविडेंड पे कर सकते हो, लेकिन लॉस के केस में आपको कुछ इनको पे नहीं करना होता है। तो उस केस में कंपनी को चीज़ें सोचनी होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी किसमें ज़्यादा है, रिस्क किसमें कम है। उस बेसिस पर इनको डिसीजन लेना होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डेट अपॉन इक्विटी, डी का मतलब डेट है, ई का मतलब इक्विटी है, तो वो किस रेशो में रखी जाए जैसे कि रिस्क भी ज़्यादा ना हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा हो पाए और बिजनेस ऑपरेशन भी स्मूथली चल पाएँ। इसमें अब एक चीज़ आती है ROI की, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से या इंटरेस्ट ऑन डेट से ज़्यादा है, IOD से ज़्यादा है, तो उस केस में जितने ज़्यादा हम डेट्स लेंगे उतना ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज होएगी। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन जो होता है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव से लिया जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो वेल्थ है उनका वो मैक्सिमाइज होगा। अब उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होगी, जैसे कि अर्निंग पर शेयर होता है, जैसे डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं। अगर मान लो मेरे पास 100 शेयर हैं, अगर मान लो मेरे पास 100 शेयर पे सिर्फ 100 रुपये ही मिल रहे हैं, मतलब एक शेयर पे 1 रुपया मिल रहा है मुझे, तो वो उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पा रही है। मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम आउटपुट मिलना, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलना कंपनी की तरफ से। वो कब पॉसिबल हो सकता है कि जब कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनी को अपने इनकम पे अपनी प्रॉफिट पे टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके बाद में शेयर होल्डर्स को कुछ मिलता है, तो उससे पहले एक फ़ायदा होता है टैक्स रेशो का, टैक्स की वजह से बेनिफिट मिलता है कंपनीज़ को। अगर वो इंटरेस्ट पे करते हैं, डेट उन्होंने ले रखा है, तो पहले वो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, उसके बाद में वो टैक्स पे करते हैं, उसके बाद में शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इसके वजह से ये कहा गया है कि अगर वो फाइनेंशियल लीवरेज, इसका नाम है फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझ लेना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये आपको याद भी करना है क्योंकि इसमें कुछ अपने ही आप फिगर्स भी ले सकते हैं और अगर अच्छा रहेगा तो आप याद भी कर सकते हैं। और आपको सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आप समझने की बात है। अगर एक बार समझ में आ गई तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी आपको। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है कि अगर आपका ROI, मतलब कि जो आपने पैसा लगाया है उस पर जो आपकी रिटर्न मिल रही है, वो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, वो अगर ज़्यादा है आपके IOD से, इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो आपको डेट ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, जैसे कि आपके ओनर्स को कंपनी से गेन मिल सके और अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर डेट इन्वॉल्व होगा तो। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ पे
पहली सिचुएशन क्या है, टोटल कैपिटल तीनों ही सिचुएशंस, 3 सिचुएशन हम लेंगे, तीनों सिचुएशंस में टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपए की। इसमें डेट हम 0 ले रहे हैं, टैक्स रेट भी तीनों में 30% का ही है, एबिट भी तीनों में 7 लाख का ही है। डिफरेंस रहेगा इक्विटी एंड डेट में, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की ही हम बात कर रहे हैं। तो पहले सिचुएशन में डेट है 50 लाख रुपए की, 5 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, बाकी सब कुछ सेम है। सिचुएशन 2 में टोटल कैपिटल 50 लाख, इक्विटी 40 लाख के हो गए हैं और डेट हो गए 10 लाख रुपए की। टैक्स वही सेम है 30% और इंटरेस्ट ऑन डेट है 10%, जो हर जगह सेम रहेगा। और एबिट है, एबिट का मतलब है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको समझ में आ जाएगा अभी, वो है 7 लाख, जो कि सेम है। अब यहाँ पे 7 लाख का मतलब क्या बनता है कि 7 लाख हमने कमाया है 50 लाख लगाने के बाद में, तो 50 लाख का 14% बनता है 7 लाख रुपए। और ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डेट है 10%, तो मतलब कि यहाँ पे जो 14% है एबिट है, या ROI भी इसको हम बोल सकते हैं, ROI है 14% और IOD है 10%, तो मतलब कि ROI हमारी ज़्यादा है, तो हम जितना ज़्यादा डेट लेंगे तो उसके बेसिस पे हमारा जो अर्निंग पर शेयर है बढ़ता जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में क्या लिया था, हमारा डेट था 0, तो उस थर्ड सिचुएशन में क्या था कि 50 लाख टोटल कैपिटल है, टैक्स रेट 30%, IOD 10%, एबिट 7 लाख, और लेकिन इसमें डेट है 10 लाख बढ़ गया और इक्विटी जो है 10 लाख कम हो गया। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था कि 5 लाख शेयर्स थे, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख। फर्स्ट सिचुएशन में 0 डेट था, फिर 10 लाख का डेट था, फिर 20 लाख का डेट था, ये डिफरेंस है बस खाली। अब हम आगे पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन जो है उसमें क्या है कि मतलब तीनों सिचुएशन हम साथ ही लेंगे। पहली सिचुएशन में क्या है कि एबिट है 7 लाख, उस पर हमने कोई टैक्स मतलब इंटरेस्ट पे नहीं करा, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में कोई डेट हमने लिया नहीं था, तो EBT बच गया हमारा 7 लाख, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, तो उसमें बचा 7 लाख। अब हमने टैक्स पे करना है जो है 30%, 7 लाख का 30% बनता है 2,10,000। उसके बाद हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा 4,90,000। अब 4,90,000 बटेगा 5 लाख शेयर्स में, क्योंकि 5 लाख शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर था, तो उसके हिसाब से एक शेयर पे 98 पैसा मिलेगा हर शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 7 लाख थे और हमने फिर लिए थे 10 लाख का डेट था और 10% इंटरेस्ट था, तो हमने 10 लाख का 10% बनता है 1 लाख रुपया, हमने पे कर दिया इंटरेस्ट, 6 लाख रुपये बचा है। उसके ऊपर हमने 30% टैक्स पे किया है, जो बनता है 1,80,000, हमने पे कर दिया 4 लाख, हमारे पास बचा 4,20,000। अब ये 4,20,000 जो है वो 4 लाख शेयर्स में बटेगा, क्योंकि सिचुएशन बी में टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल थी 40 लाख और 4 लाख शेयर्स थे, तो 4 लाख में बटने के बाद हमको मिलता है एक शेयर पे मिल रहा है 1 रुपया 5 पैसे। ठीक है, EPS बढ़ गया क्योंकि ROI ज़्यादा थी हमारी IOD से। थर्ड सिचुएशन में क्या है, 7 लाख में से हमने 2 लाख जो है हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, क्योंकि थर्ड सिचुएशन में डेट है हमारी 20 लाख की और इंटरेस्ट ऑन डेट है 10% का, तो 2 लाख हमने पे कर दिया, 5 लाख का हमने 30% टैक्स पे कर दिया, 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए हमारे पास बच गया। 3.5 लाख हमने बांटा 3 लाख शेयर उसमें, जिस पे एक शेयर पे उनको मिल रहा है 1 रुपया 16 पैसे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि अगर हमारी ROI जो है वो ज़्यादा होगी IOD से, तो उस केस में हम जितना ज़्यादा डेट लेंगे उतना ही हमारा EPS बढ़ता जाएगा। अब हम सेकंड एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमारा ROI कम है, इसमें दिखा भी रखा है ROI जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब कि ज़्यादा है। जैसे ROI था हमारा 14% था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10%, तो उसकी वजह से इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब हम सेकंड पे आ रहे हैं, इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इक्विटी शेयर होल्डर लूज बाय इंक्लूडिंग मोर डेट। अगर हमारा जो ROI है वो अगर कम होता है IOD से, तो उस केस में अगर हम डेट ज़्यादा लेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर कम होता जाएगा। अब वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब सेम चीज़ है, टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए, सब कुछ सेम है। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, 5 लाख के शेयर्स हैं, डेट हमने लिया नहीं, टैक्स रेट वही 30% का, इंटरेस्ट रेट है 10% का, लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमारी ROI है वो 3 लाख रुपये है, जो हमने पहले 7 लाख रुपये ली थी। 3 लाख का मतलब बनता है कि ROI है हमारी 6% है, 6% हमारी ROI है और इंटरेस्ट ऑन डेट है हमारा 10%, मतलब कि साबित हो रहा है कि ROI हमारी IOD से कम है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, सेम चीज़ है, सेम एग्जांपल है, 50 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी 4 लाख शेयर 40 लाख की, 10 लाख का डेट है, टैक्स रेट 30% और इंटरेस्ट रेट 10%। थर्ड सिचुएशन में वही है कि सब कुछ सेम है, बस खाली एबिट जो है वो हमने 3 लाख रुपए लिया है, जो कि IOD से कम है।
अब हम आपको दिखाते हैं डिफरेंस क्या आएगा इसमें। अब इसका एग्जांपल बनेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 3 लाख का। पहली सिचुएशन में कोई हमने डेट नहीं ले रखा तो हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे इस पर। फिर ईबीटी हमारे पास बचता है 3 लाख रुपए का, उससे हम 30% टैक्स पे कर रहे हैं 90,000 का। फिर 2,10,000 हम बांट रहे हैं 5 लाख शेयर्स में, जो हमारे पास बच रहा है कि 42 पैसे। ठीक है, ये 42 पैसे जो है आप उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कम था। अब एक शेयर पे इसको मिल रहा है 42 पैसे। अब हम डेट बढ़ाएंगे, अपना डेट बढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो रहा है कि डेट हमने बढ़ाया 10 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए में इंटरेस्ट पे कर दिया 3 लाख रुपए में से। 2 लाख में से 60,000 में टैक्स पे कर दिया 30% का जो बनता है। 1,40,000 हमने बांटा 4 लाख शेयर्स में, मतलब कि एक शेयर पे उनको मिल रहा है 35 पैसे, 7 पैसे कम मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, 3 लाख रुपए में से हमने 20 लाख रुपए में से जो 10% होता है इंटरेस्ट वो पे किया। 1 लाख रुपए हमारे पास बचा, 1 लाख का हमने 30% टैक्स पे कर दिया, 70,000 बचा। 70,000 हमने बांटा है 3 लाख शेयर्स में, जो कि एक शेयर पे उनको मिल रहा है 23 पैसे मिल रहा है उनको। तो ये चीज़ ये शो करेगी अगर हमारा ROI IOD से ज़्यादा है तो उस केस में अगर हम ज़्यादा डेट लेंगे तो उससे अर्निंग पर शेयर जो है बढ़ेगा। अब अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स, उससे निकलता है EPS, या हम उसको डिविडेंड भी बोल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर ही आप बोलेगा, डिविडेंड उसको ना बोलिएगा, क्योंकि डिविडेंड कंपनी डिसाइड करती है कि मतलब पे करे या ना करे, कोई बाउंडेशन नहीं कि पे करनी ही करनी है। तो ये साबित करता है कि हैंस प्रूव दैट इन केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट लेस अर्निंग व्हेन डेट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये प्रूव करता है कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स अगर बढ़ाते हैं, इन केस ROI अगर हमारी ज़्यादा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जाएगा जितना हम डेट्स बढ़ाएंगे। और वो भी बस इस लिमिट तक हमें बढ़ाना है डेट भी कि हमारा रिस्क भी ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि हमें रिस्क भी देखना है अपना। और अगर हमारा ROI जो है IOD से थोड़ा कम होता है, कुछ भी % कम होता है, उस केस में अगर हम डेट ज़्यादा लेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर हर डेट के साथ में कम होता जाएगा। जैसे आपको दिख ही रहा है कि पहले 42 पैसे था, फिर 35 पैसे हुआ, उसके बाद में 23 पैसे रह गया। तो ये आपको दोनों एग्जांपल आपको याद करने हैं, फिगर आप अपनी अपनी भी ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक एग्जांपल में आपको ROI जो है इंटरेस्ट ऑन डेट से ज़्यादा रखना है, एक एग्जांपल में आपको ROI जो है इंटरेस्ट ऑन डेट से थोड़ा कम रखना है। जिससे आपको ये साबित करना है कि अगर ROI थोड़ा ज़्यादा होता है, चाहे आप कोई अपनी फिगर भी लेके देख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। इन केस ऑफ मतलब आपको 2 सिचुएशंस बनानी है। फर्स्ट सिचुएशन बनाने की ROI अगर ज़्यादा होता है IOD से तो डेट्स बढ़ाने पे EPS बढ़ेगा। अगर ROI कम होता है IOD से तो डेट बढ़ाने पे EPS कम होता जाएगा। तो ये 2 चीज़ें सिचुएशंस हैं। हर सिचुएशन में आपको 3-3 सिचुएशंस बनानी है कि हम पहले मैंने डेट नहीं लिया, फिर बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, और फिर भी और दूसरे में भी ये सेम चीज़ है। और आपको ये दिखाना है कि अर्निंग पर शेयर एक जगह बढ़ रहा है और एक जगह कम हो रहा है। तो ये था आपका, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर पेपर में आता है डिफाइन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या वाई डेट शुड बी प्रेफर्ड ओवर इक्विटी, तो आपको ये सब कुछ लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आगे भी आपके काम आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ भी लेना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके नोट्स भी मैं आपको बना के दे दूंगा। अभी मैंने ये आपको बुक से कराया, क्योंकि बुक में सिचुएशन थी, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि भाई इसे मैं पेज से भी नोट करूं, क्योंकि ये आपको बुक से ही मिल जाएगी। बस जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन आपको ये टॉपिक जो है काफ़ी फोकस से समझना होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। कल हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, और फिर आगे 3 दिन में आपका ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। थैंक यू।